गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके कक्षा 7 का पार्ट 3 ऊष्मा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की उष्णता की माप कैसे करी जाती है। देखो बच्चों, उष्णता का मतलब क्या है? गर्माहट। मतलब गर्मी जो है, कोई चीज़ कितनी गर्म है या जैसे कम गर्म है, ठंडी है, किस उसके कितनी गर्माहट है, उसको हम कैसे मापेंगे। तो उसके लिए सबसे विश्वसनीय माप होता है ताप, कि उस वस्तु का ताप कितना है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा, किसी वस्तु की उष्णता यानी कि गर्मी की विश्वसनीय माप क्या है? ताप है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताप मापने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है। अब देखो, जैसे हम लोग या आप लोग अपने जो काम करते हो तो उसमें आपको लंबाई मापनी हो तो उसके लिए आप आपका रूलर जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, जिसे आप लोग स्केल भी कहते हैं, है ना। या फिर आपने मान लो घर में आपसे मम्मी आप कुछ सामान मंगाती हैं, सब्जी मंगाती हैं, तो आपको वो आलू ही लाने हो तो दुकानदार आपको किलोग्राम में देता है। किस में देता है बच्चों? किलोग्राम में देता है ना। तो वो किससे एक तोल के देता है ना आपको। तो उसी तरह से जो ताप होता है उसको मापने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जाती है उसको कहा जाता है ताप मापी। क्या कहेंगे बच्चों? ताप मापी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताप मापी। ठीक है, ये इसमें आंसर लिखा हुआ है ताप मापी, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप मापने वाले तापमापी का नाम लिखें। अब जो मनुष्य का शरीर है उसके लिए हम तापमान कैसे मापते हैं? आपने देखा होगा, कभी आपको बुखार हो जाए या फिर आपके घर में किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर जो होता है वो वहाँ पर थर्मामीटर से उसको मापता है आपका शरीर कितना गर्म हो गया। ठीक है, तो क्योंकि वो डॉक्टर मापता है तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया है? डॉक्टरी थर्मामीटर। क्या कहते हैं इसको? डॉक्टरी थर्मामीटर। तो मनुष्य का जो ताप है उसको मापने के लिए जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से कितने परिसर का ताप मापा जा सकता है। अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे कितने परिसर का, मतलब कि वह कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक का तापमान माप सकता है। तो इसका आंसर होता है बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान हम डॉक्टरी थर्मामीटर से माप सकते हैं। ठीक है, और ये केवल हम मानव शरीर के लिए ही यूज़ करते हैं इसको। तो अब आप लोग इसको देखना चाहेंगे कि इसका चित्र कैसा है, तो एक बार वो देख लेते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वो कैसा होता है। आपको बहुत अच्छी तरह से याद आ जाएगा। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये वाला जो चित्र है यहाँ पर पहले वाला, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये क्या है बच्चों? डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। अब ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ 35 डिग्री से शुरू होकर ये ऊपर 36, 37, 38, 39, 40, 41 और ये 42 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ देखो, ये नीचे जो ऊपर छोटी बिंदी और सी लिखा हुआ ये है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस का निशान है। तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का परिसर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखो, ये जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, इस चित्र से यहाँ पर ये आपकी बुक का ही चित्र है जिसमें बताया गया है कि ताप जो है उसको कैसे अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला चित्र जो दिया हुआ है, इस चित्र में यहाँ पर बताया हुआ है ये ठंडा पानी है, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी है। फिर क्या किया गया, तीसरे में इन दोनों को पानियों को मिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पानी है वह मतलब कि ना तो बहुत गर्म है ना ठंडा है, वह
थोड़ा गर्माहट वाला है, ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है हमारा हाथ डालने से कि हम लोग किस तरह से ताप को माप सकते हैं। तो ताप मापने का अनुभव हम अपने हाथों के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। अब मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है बच्चों वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ये देखो इस चित्र से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो रेड कलर में नंबर दिया हुआ है और जो भी डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें यहाँ पर एक तीर का निशान इस तरह से बना होता है 37 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखो जो डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है तो उसको यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स भी कई सारी सावधानियां रखते हैं, वो हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब उसको यूज़ करते हैं तो वो एक बॉटल में डला हुआ होता है थर्मामीटर और बॉटल से निकाल कर उसे यूज़ किया जाता है। वो जो बॉटल होती है उसमें एक लिक्विड होता है, ठीक है। उस लिक्विड को एंटीसेप्टिक होता है। वो लिक्विड कैसा होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। जैसे हिंदी में कहते हैं पुतिरोधी। क्या कहेंगे बच्चों, पुतिरोधी, जो कि कीटाणु नाशक होता है। कि जैसे डॉक्टर्स मान लो आप चेक करवाने गए अपना फीवर, है ना, तो आपके मुंह में जब डॉक्टर डालेंगे तो हो सकता है आपके मुंह में जो कीटाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो उस थर्मामीटर के साथ लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए जब दोबारा कोई और पेशेंट आएगा तो उसको भी चेक करना होगा उसी थर्मामीटर से, तो आपके मुंह के जर्म दूसरे के मुंह में ना जाएं, इसलिए डॉक्टर्स इस थर्मामीटर को एक एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होता है उसमें डाल के रखते हैं ताकि वो जो कीटाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव वो सारे ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो इसमें अगला जो होता है कि थर्मामीटर में पारे का तल 35 डिग्री से नीचे उपयोग से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। मतलब क्या है कि देखो जब थर्मामीटर यूज़ किया जा रहा है तो उसका परिसर जो होता है वो 35 डिग्री से कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको झटका कर नीचे 35 डिग्री से नीचे ले आना चाहिए ताकि जब हम उसका टेम्परेचर मापें तो हमें सही रीडिंग पता चले, ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट होता है थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। मतलब जब हम उसे देख रहे हैं तो वो हमारे बिल्कुल सामने होना चाहिए और इसको कभी भी इसके जो सामने वाला बल्ब होता है उससे नहीं पकड़ना चाहिए। देखो जैसे आपको इस चित्र की मदद से ये दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल आँखों के तल के सामने हमने इसको जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है। आँखों के तल के सामने से इसकी रीडिंग लेनी है और जो ये इसका बल्ब होता है, जो चमकीला बल्ब होता है, ठीक है, उसकी तरफ से हमें इसे कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, इसे दूसरी कांच की सिरे की तरफ से पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो यह सही विधि होती है थर्मामीटर में रीडिंग मापने के लिए, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है। प्रयोगशाला तापमापी कौन सा होता है, पहले हम लोग एक बार उसका चित्र देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो चित्र है बच्चों, ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है प्रयोगशाला तापमापी, ये वाला, ठीक है। इसमें जो परिसर होता है वह नीचे की जो रीडिंग है वह होती है -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से जो ऊपर तक की रीडिंग होती है वो होती है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका परिसर कितना हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा तापमापी है बच्चों, ये वाला तापमापी है प्रयोगशाला, क्योंकि इसका प्रयोगशाला यानी कि लैब में प्रयोग किया जाता है इसको, तो इसलिए इसको प्रयोगशाला तापमापी कहा जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये साइज में भी बड़ा है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर यहाँ जो ये चित्र दिया हुआ है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर साइज में छोटा होता है, ये बड़ा होता है और इसका परिसर भी फिर ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब
यहाँ पर कई बार बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर जो है माप के बताते हैं 98, 99 या 100, 101, 102, इस तरह से 100 बुखार हो गया, 110 लाइक 102 हो गया, इतना बताते हैं। और ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका परिसर तो केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही है। तो बच्चों देखो इसका जवाब क्या होता है कि ये जो थर्मामीटर है इसके एक साइड में डिग्री सेल्सियस में इसकी इकाई होती है ताप की, और दूसरी तरफ होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसको फ़ारेनहाइट भी बोल दिया जाता है या डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल दे, दोनों एक ही बात है। अब ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, ये अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर करीब होता है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो ये एक तरफ मतलब ये जैसे ये तिकोना करीब होता है तो इसके एक साइड में डिग्री सेल्सियस का माप होता है और दूसरी साइड में जो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया होता है। ठीक है, तो हम लोगों को डॉक्टर जो देख के बताते हैं वो किस में बताते हैं बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट में बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो तापमान होता है वो लगभग 90 की रेशो से मतलब कि 96.7 करीब जो होता है वहाँ से नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और उसके आगे का अगर आपका 99 टेम्परेचर पहुँच रहा है तो आपको हल्का सा शरीर में बुखार महसूस हो सकता है। 99 के बाद 100, 101, 102 जो हैं वो क्या हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर की हमने सावधानियां देख ली। अब प्रयोगशाला तापमापी का हमने परिसर जो होता है मतलब उसकी रीडिंग -10 से 110 तक होती है, ये भी देख लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि तापमापी में प्रयोग की जाने वाली धातु, जो चमकीली धातु जो होती है वह कौन सी होती है। तो वह धातु होती है बच्चों मरकरी। मरकरी जिसे हिंदी में कहा जाता है पारा। ठीक है, तो वो जो चमकीली उसमें धातु है वह क्या नाम है उसका, मरकरी या फिर पारा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मौसम की रिपोर्ट बताने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे न्यूज़ में सुना होगा कि आज का मौसम कैसा रहेगा या फिर 2-3 दिन का आगे मौसम कैसा रहेगा, ऐसे वेदर रिपोर्ट जो होती है वो न्यूज़ में बताई जाती है, समाचारों में बताई जाती है। तो वो जो वेदर रिपोर्ट है, मौसम की रिपोर्ट जो होती है, उसको बताने के लिए जिस तापमापी का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम होता है बच्चों अधिकतम न्यूनतम तापमापी। उसका नाम क्या है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टरी थर्मामीटर में मरकरी का तल स्थिर कैसे रह पाता है। अब देखो, जो एक हमने पढ़ा, हमने अभी तक 2 तरह के थर्मामीटर देखे हैं। तो 2 तरह के जो थर्मामीटर थे उनमें एक था हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा था हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी जिसे हम कहते हैं, प्रयोगशाला तापमापी। तो इन दोनों थर्मामीटर्स में अंतर होता है कि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसको जब हम किसी बर्तन में, जैसे हमने पानी डाला हुआ है, गर्म पानी है और इसी का हमने तापमान मापना है, तो इस पानी का तापमान मापने के लिए हमने जो प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया है उसको हम वहीं पानी के अंदर ही रहकर उसकी मतलब कि उसको बाहर नहीं निकालेंगे पानी से, और वहीं पर उसकी रीडिंग लेंगे कि उसका तापमान कितना आया है। ठीक है, अगर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो तापमापी है इसका जो लेवल है वो बाहर के वातावरण के अनुसार थोड़ा नीचे आ सकता है और हमारी रीडिंग जो है वह गलत हो सकती है। परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं वो थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने के बाद ही रीडिंग देखते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि आप के मुंह में थर्मामीटर है और डॉक्टर वहीं पर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टरी थर्मामीटर को बाहर निकाल कर मुँह से तब उसका तापमान देखा जाता है। तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसका तल जो है वह नीचे नहीं गिरता और प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसका तल नीचे गिर जाता है। तो इसका जवाब होता है बच्चों कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक किंक होता है, किंक, जिसको हिंदी में कहा जाता है विभंग। क्या कहते हैं बच्चों, विभंग।
ठीक है। ये जो विभंग होता है, इस विभंग के कारण ही जो टॉक्ट्री थर्मामीटर का तल जो है वह नीचे नहीं गिरता। आप ये एक चित्र की मदद से देख सकते हैं। इसके देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पर इस चित्र में दिया हुआ है कि ये विभंग है, ये टॉक्ट्री थर्मामीटर जो होता है उसमें पाया जाता है, जिसके कारण उसका तल जो है वह नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, और तापमान हम उसे बाहर निकालने के बाद भी माप सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है। अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में टॉक्ट्री थर्मामीटर में मौजूद विभंग या किंक होने के कारण इसका तल स्थिर रह पाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टॉक्ट्री थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद किस घोल में धोना चाहिए। तो ये पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ना, जिसमें सावधानियां देख रहे थे कि टॉक्ट्री थर्मामीटर को यूज़ करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला ही पॉइंट था कि हमें इसको एक एंटीसेप्टिक घोल में डालकर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक घोल जो है ये बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इससे जीवाणु या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह मर जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको रोगाणुरोधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। एंटीसेप्टिक घोल यानी प्रतिरोधी घोल अथवा रोगाणुरोधक घोल में हमें इसको धोना चाहिए। किसको बच्चों? टॉक्ट्री थर्मामीटर को। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, आजकल प्रयोग किए जाने वाले थर्मामीटर, आजकल जो प्रयोग किए जाते हैं वह थर्मामीटर ऐसे होते हैं जिनमें मरकरी जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता। अब मरकरी जो होती है ना बच्चों, वो एक विषाक्त धातु है। ठीक है, मरकरी या फिर जिसे पारा कहते हैं, ये है कैसी धातु है? विषाक्त धातु है। विषाक्त मतलब जहरीली धातु है। अगर ये टूट जाता है, मान लो गलती से मुंह में टूट जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मरकरी के बिना वाला, मतलब कि जिस ऐसा थर्मामीटर जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होता, ऐसे आजकल थर्मामीटर यूज किए जाते हैं। और इन थर्मामीटर्स को कहा जाता है डिजिटल थर्मामीटर। क्या कहते हैं बच्चों? डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो एक बार हम लोग इसका चित्र भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है ये डिजिटल थर्मामीटर का है। ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं इनमें मरकरी नहीं होता है और आसानी से रीडिंग इनमें ले ली जाती है और रीडिंग अंकों में लिखी हुई आ जाती है। जैसे देखो, आपको इसमें लिखा दिख रहा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, F दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर होता है। तो अब देखो उसका आंसर भी लिखा हुआ है, अंकीय तापमापी अर्थात डिजिटल थर्मामीटर। यानी डिजिटल थर्मामीटर को अंकीय तापमापी भी कहा जाता है, जिसे आजकल तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियाँ। अब देखो, स्थानांतरण का मतलब है एक जगह, जैसे मान लो ए पॉइंट पर कोई गाड़ी है, वह उसको बी तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये स्थानांतरण हुआ इस ए गाड़ी का यहाँ बी तक। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना वही स्थानांतरण है। तो अब ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब ऊष्मा जो है वह किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसके लिए बच्चों मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है चालन, दूसरी होती है संवहन और तीसरी विधि का नाम है विकिरण। तीसरी है विकिरण। ठीक है, तो ये तीनों विधियां जो होती हैं ये हम लोग अच्छी तरह से आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा तीनों में क्या अंतर है और तीनों क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया है कि चालक या सुचालक या फिर हीन चालक और ऊष्मारोधी, चालक को ही सुचालक भी कह सकते हैं, हीन चालक को ऊष्मारोधी भी कह सकते हैं। तो इनके बीच में हमें अंतर बताना है। तो देखो, चालक जो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे पदार्थ होंगे जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ कौन से हो सकते हैं? जो जल्दी गर्म हो जाते हैं वही पदार्थ होंगे, है ना, जो आसानी से गर्म हो जाते हैं, मतलब जल्दी ना भी हो पर आसानी से गर्म हो जाए, तो उनको हम कहते हैं चालक या सुचालक। तो इसमें उदाहरण में देखो दिया हुआ है, लोहा हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम के, जैसे घरों में जो सफ़ेद रंग के बर्तन यूज़ किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं।
ठीक है। उनको घरों में चांदी के बर्तन भी कह दिया जाता है, पर चांदी तो बहुत महंगी होती है, तो चांदी के बर्तनों को हम लोग घरों में यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग वो एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा है हीन चालक। हीन चालक कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो चालकता वाला जो गुण है वह कुछ कम होगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने नहीं देते, क्या नहीं करने देते? आसानी से गुजरने नहीं देते, उन्हें हम हीन चालक या ऊष्मारोधी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है। लकड़ी के एक सिरे को जलाओ तो आप दूसरा सिरा अपने हाथ में भी पकड़ के रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके वहाँ तक एकदम से आग पहुँच जाए, है ना। तो इसके बाद अगला एग्जाम्पल जैसे रबड़। तो ये जो ऐसे पदार्थ हैं जो आसानी से अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो इनके जैसे हम लोग फोटो के द्वारा भी चित्र देखो, यहाँ पर कितने अच्छे से दिखाया हुआ है कि कौन कौन से ऊष्मा के सुचालक हैं। जो ये ऊपर वाले हैं, यानी कि जहाँ ये कंडक्टर्स लिखा हुआ है, ये है सुचालक, ठीक है बच्चों। तो ये चित्र किसका है? सुचालक का। तो ऊष्मा के सुचालक में जैसे कॉपर यानी कि तांबा, आयरन लोहा, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ऊष्मा के सुचालक, जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, खुद ऊष्मा लेकर मतलब आसानी से गर्म हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद ये नीचे देखो दिए हुए हैं ऊष्मा के कुचालक। कुचालक जो होते हैं उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। तो यानी कि ये क्या है? हीन चालक या फिर ऊष्मारोधी। तो इसमें ये हो गया प्लास्टिक आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे ये बॉटल वगैरह ये सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं, है ना। तो प्लास्टिक एक ऊष्मारोधी पदार्थ है। ये रबर हो गया, रबर के ये ग्लव्स बने हुए हैं, वुड यानी लकड़ी, और ग्लास यानी कांच, ठीक है। तो ये सारे पदार्थ कैसे हैं बच्चों? ये पदार्थ हैं जो ऊष्मारोधी हैं या हीन चालक हैं ऊष्मा के, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चालन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चालन जो होता है, यही इसके बाद अभी पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था ना कि ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, तो यही क्वेश्चन अब हम लोग अच्छी तरह से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। स्थानांतरण की विधियाँ, तो ऊष्मा का स्थानांतरण की विधियों में हमने पढ़ा था 3 तरह से होता है: चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। तो यहाँ इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊष्मा का जो चालन वाली प्रक्रिया है वह क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, मतलब वह उसके बारे में आप क्या जानते हैं, किसे इसका समझते हैं, चालन किसे कहेंगे, वही इसमें लिखा है आंसर। तो देखो बच्चों, चालन जो होता है वह एक प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा जो होती है वह किसी पदार्थ या वस्तु के एक सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश भी की गई है कि ये एक लोहे की रॉड है ये वाली, इसके ऊपर यहाँ पर ये वैक्स यानी कि मोम जो है वो लगा दिया गया है, और इस रॉड को किसी भी प्रकार से रोक लिया गया है। जैसे लकड़ी के 2 गुटके हैं, उनके बीच में से दबा दिया गया है ताकि वो रॉड वहाँ पर रुकी रहे। और इसका एक सिरा देखो, ये वाला सिरा जो है इसको मोमबत्ती की ज्वाला से गर्म किया जा रहा है। इसको जब गर्म कर रहे हैं तो देखो इस एक सिरे को गर्म किया जा रहा है, हम इसका जो दूसरा सिरा लकड़ी के गुटकों के नीचे है उसको गर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक सिरा जो गर्म होने लग रहा है इसका, वह सिरा जब गर्म होता जाएगा, गर्म होकर उसकी ऊष्मा जो है यहाँ तक पहुँचेगी, और यहाँ पर ये जो वैक्स लगा हुआ यानी मोम लगा हुआ है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। वो जब गर्म होगा तो वह नीचे पिघल कर गिरता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये चालन की प्रक्रिया होती है। चालन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कोई भी पदार्थ जो कि ऊष्मा का सुचालक है, वह पदार्थ जो होता है उसके एक अणु, मतलब जैसे यह लोहे की रोड ये ली गई है, इस लोहे की रोड में यानी कि ये जो धातु है लोहा, इसके जो कण है वह कण मान लो इसके अंदर यहाँ सारी जगह पे है। तो एक कण जब गर्म, मतलब इसको जब ऊष्मा दी जा रही है तो क्या होगा, ये एक कण गर्म होगा, वह एक कण दूसरे कण से टकराता है, फिर वह दूसरे और तीसरे से टकराएगा, तीसरा कण फिर चौथे से टकराएगा। तो इस तरह से ये कण आपस में टकरा कर अपनी ऊष्मा जो है आगे पहुँचाते रहते हैं, और जब ऊष्मा यहाँ मोम तक पहुँचेगी तो वो मोम जो है वो पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से अणुओं के टकराने
से जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है चालन। क्या कहते हैं बच्चों? चालन। ठीक है, तो अब हम इसमें जो आंसर लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने लिखना होगा टेस्ट में, वो पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है कि चालन एक प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी पदार्थ के एक सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए एक लोहे की रॉड के एक सिरे पर मोम लगाएं और दूसरे सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा थोड़ी देर में मोम तक पहुंचकर उसे पिघला देती है। तो यही जो प्रक्रम हुआ, ये जो प्रक्रम जिसमें एक सिरे से ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, इसी को कहा जाता है चालन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी अगली प्रक्रिया पढ़ते हैं। अगली प्रक्रिया पहले पढ़ेंगे तो उसमें है कि संवहन क्या है। ये चित्र जो है ये मैं ये आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। पहले उससे पहले हम इसका जो अर्थ है इन शब्दों का वो समझ लेते हैं। तो अगला जो है हमारा वो है संवहन। तो संवहन क्या होता है बच्चों? तो संवहन जो है वह भी एक प्रक्रम है ऊष्मा के रूप में स्थानांतरण का। तो यहाँ पर क्या है, मेनली संवहन जो होता है वो द्रव पदार्थों या फिर गैस पदार्थ जो होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लो हम लोग घर में पानी गर्म करते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जब गर्म होता है तो कुछ बुलबुले जो होते हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, जो भी कोई मतलब कि इस तरह से गर्म जो पदार्थ हो रहा है वह गर्म होकर हल्का हो जाता है और वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो वह ऊपर उठ गया, उसके वो जो कण हैं वह ऊपर गए और फिर वहाँ पर के जो ठंडे वाले हैं वहाँ पर से जैसे जो गर्म वाले ऊपर चले गए तो नीचे जगह खाली हो गई, तो वो जो ठंडे वाले कण ऊपर हैं वो नीचे उसकी जगह ले लेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और जो कण हैं वो सारे गर्म हो जाते हैं। तो हम लोगों ने चालन में देखा था कि जो एक रॉड है लोहे की, उसके जो कण हैं वह एक दूसरे से टकराते जाते हैं और ऊष्मा का प्रवाहित करते जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि संवहन में जो कण हैं वह अपना स्थान छोड़कर हल्के होकर, गर्म होने के बाद हल्के होकर ऊपर चलते जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पर नीचे ठंडे वाले लेते रहते हैं। तो यहाँ पर जो अणु हैं, जो पानी के अणु हैं, वह क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इन चालन में और संवहन में अंतर क्या है कि यहाँ अणुओं का टकराव है कि एक अणु मतलब कि एक जो कण है वह दूसरे से टकराता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ऐसा टकराव नहीं है, सिर्फ उनका मूवमेंट है कि जो अणु है वह नीचे से ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक, तो यही प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया से पूरा पानी जो है वह गर्म हो जाता है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है कि संवहन जो है वह द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। इस प्रक्रम में पदार्थ वस्तु के कण गर्म होने पर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे सभी कण ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। और उदाहरण में दिया हुआ है पानी का गर्म होना। ठीक है, तो आपको उम्मीद है हमें कि सब समझ आ गया होगा कि संवहन प्रक्रिया क्या होती है। संवहन में क्या है, जो कण हैं उनका मूवमेंट है, मतलब नीचे से वह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती के ऊपर आपने अपना हाथ रखा और यहाँ साइड में आपने अपना हाथ रखा। ठीक है, तो आपका जो हाथ है वो कौन सा ज़्यादा जल्दी गर्म माहट महसूस करेगा? तो इसमें देखो बच्चों, जो मोमबत्ती की ज्वाला है वह ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो ऊपर वाला हाथ है उसको जल्दी ज्वाला मिलेगी। ठीक है, तो इसके कारण वायु जो होगी यहाँ पर हाथ और इसके मोमबत्ती के बीच की जो वायु के कण हैं वह जल्दी गर्म होंगे और गर्म होने के बाद वे हल्के होकर ऊपर हाथ तक जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, और साइड वाले जो हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वो बहुत धीरे धीरे गर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि साइड वाली जो वायु है उसको गर्म होने में समय लगेगा, तो हमें जो ऊपर वाला हाथ है वह हमारा जल्दी गर्म महसूस होगा। ठीक, तो ये भी एक संवहन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि संवहन की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकिरण से आप क्या समझते हैं। तो विकिरण जैसे देखो बच्चों, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता कैसे नहीं होती, क्योंकि जैसे देखो अभी हमने जो यहाँ पर देखा था, मोमबत्ती से हाथ को गर्म किया जा रहा था, तो वो भी हाथ जो गर्म हो रहा था इसकी ज्वाला से, तो यहाँ पर बीच में क्या है, वायु है, वायु गर्म हो रही है तो वो ऊपर जा रहा है, मतलब हवा के गर्म कणों की गर्माहट से ये हाथ हमारा गर्म हो रहा है। परंतु आपने देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको बीच में अंतरिक्ष है हमारा, अंतरिक्ष में कोई वायु नहीं है, वहाँ पर निर्वात है, तो वहाँ से भी वह क्रॉस करके आ जाता है सूर्य का प्रकाश और हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो यहाँ देखो, इस सूर्य के प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि उस माध्यम से गुजरे तो ही हम तक पहुँचे, इसमें कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। निर्वात से भी ये आसानी से आ जाता है। तो इस तरह से सूर्य की ऊष्मा से जो गर्माहट हमारी पृथ्वी को मिलती है, या जो भी हम लोग आजकल जैसे वायु गर्म हो जा रही है, लू चल रही है ना, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, विकिरण के कारण, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं हम, विकिरण, ठीक। अब आपको इसको समझने के लिए जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे घरों में आपने देखा होगा हीटर जो होता है उसकी मदद से भी हम लोग ये जो प्रक्रिया है विकिरण की वो समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे विकिरण में मान लो आपके घरों में हीटर जो होता है उसमें से कॉइल लगी रहती है ना, तो वो जो कॉइल है उसकी ऊष्मा से ऊपर, उसके ऊपर जो रखा होता है, मान लो कोई बर्तन में पानी ही रखा हुआ है, तो वह उसकी विकिरण जो निकल रही है, उस प्रकाश से जो विकिरण निकल रही है उनसे वो गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया, यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और विकिरण से किसी चीज़ का ऊष्मा पहुँच जाने किसी पदार्थ में, उसको ही कहा जाता है विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग कि आंसर में क्या लिखा है। ऊष्मा स्थानांतरण जब बिना किसी माध्यम के होता है, कैसे, जब बिना किसी माध्यम के होता है तब वह प्रक्रम विकिरण कहलाता है। इसमें वस्तु विकिरण से गर्म हो जाती हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश की विकिरण से जमीन का गर्म होना, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने इन तीनों प्रक्रियाओं को पढ़ लिया है कि चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है कि जैसे हम लोगों ने संवहन में पढ़ा था कि ये मेनली द्रव और गैसों में ज़्यादा होता है, तो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण जैसे होता है तो वह विधि है चालन विधि। कौन सी विधि है बच्चों, चालन विधि। तो चालन विधि के द्वारा ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि उसके कारण एक दूसरे से टकरा के आगे तक ऊष्मा पहुंचाते हैं, ठीक। तो अब हम चित्र की मदद से इन तीनों विधियों को अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिए हुए हैं, ये जो सबसे नीचे जो चित्र दिया हुआ है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। ये वह चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये लोहे की रॉड ली हुई है, धातु की है रॉड, और वो मान लो लोहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वैक्स के कण जो हैं ये लगा दिए गए हैं, और इसको रोकने के लिए दो लकड़ी के गुट्टे या फिर ईंट आप ले सकते हैं, उनके बीच में इसको रोका है, और ये यहाँ से मोमबत्ती की ज्वाला से गर्म करें। अब देखो यहाँ सिर्फ ये एक सिरे को गर्म किया जा रहा है, ये सिरा जैसे जैसे गर्म होता जाएगा तो ये मोम तक ऊष्मा पहुँचेगी और मोम पिघल कर नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही फिर ये आगे पहुँचेगा ऊष्मा, तो वो वहाँ से भी मोम पिघल कर नीचे गिर जाएगा, और इस तरह से सारा मोम जो इस पर लगाया गया है वह नीचे गिरता चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया कैसे हो रही है कि इसके अणुओं के बीच में जो टकराव हो रहा है, मतलब जो धातु है उसके कणों के बीच में जो टकराव हो रहा है, वह टकराव एक दूसरे कण को आगे ऊष्मा पहुंचाता जा रहा है, जिसके कारण ये पूरी रॉड में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं चालन। ये क्या, कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, ये है चालन की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद ये जो साइड वाला चित्र है, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये पानी के अंदर थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट वाली दवाई डाल दी गई है, जो आपको ये पर्पल सी शेड में थोड़ा दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये जो इसको गर्म किया जा रहा है पानी को, तो क्या होगा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये गर्म होकर ऊपर की तरफ इसके कण जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो गर्म होकर ये कण हल्के हो गए, ये ऊपर गए, ऊपर वाले कण जो है नीचे आएंगे और इस तरह से संवहन की प्रक्रिया द्वारा ये पानी पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश से जो विकिरण निकलती हैं उससे धरती गर्म हो जाती है, या फिर हीटर जो होता है उसके प्रकाश से भी जो विकिरण निकलती हैं या ऊष्मा से जो विकिरण निकल रही हैं उससे जो हमारी वस्तु है वह गर्म हो जाती है। तो वो विकिरण की विधि है। ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये जो तीसरा चित्र है इसमें ये तीनों ही प्रक्रियाएं एक ही चित्र द्वारा बताई गई हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो ये हाथ से इसके हैंडल को पकड़े हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो ये इसको हाथ से इसको हैंडल को पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इसका हत्था जो हुआ है ये पतीले का, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये इंसुलेटेड चीज़ का बना हुआ है, जिसके कारण जो ऊष्मारोधी वस्तु के कारण हाथ जो है हमारा गर्म नहीं हो रहा, परंतु ये पतीला गर्म हो गया है। पतीला जो ऊष्मा से गर्म हुआ है वह मतलब नीचे से ऊपर तक का पूरा पतीला गर्म हो गया, नीचे ऊष्मा लग रही है और उससे पूरा पतीला गर्म हो गया। तो ये जो विधि है जिससे ये पतीला गर्म हो गया वह है चालन, जिसे कंडक्शन कहा जाता है। तो ये कौन सी विधि है, चालन। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर देखो, ये पानी की मदद से ये बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर ये बुलबुले हैं, जो ये बुलबुले नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो गई, संवहन। संवहन जिसे कन्वेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। और ये जो ऊष्मा है इसकी किरणें निकल रही हैं, जो अगर आप देखो जो ऊष्मा मान लो आप लकड़ी जला रहे हैं तो केवल पतीला पतीला नहीं गर्म होता, अगर आप अपना हाथ वहाँ पास में करेंगे तो वहाँ पर आपको ऊष्मा लगती है। तो ये क्या है, निकल रही हैं इसमें से विकिरण। विकिरण के कारण ये पतीला जो है ये गर्म होता जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों विधियाँ यहाँ पर एक ही चित्र में बताई गई हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये तीनों विधियाँ जो हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि चालन क्या होता है और उसके बाद संवहन क्या है और फिर उसके बाद विकिरण क्या है। ठीक है। संवहन में याद रखना है, द्रव और गैस जो होती हैं वो संवहन की विधि के द्वारा उनमें ऊष्मा स्थानांतरण होता है। चालन जो होता है वो ठोस वस्तुओं में होता है ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए। ठीक है। तो इसके बाद अब हमने पूरा पढ़ लिया है। अब उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये आंसर्स पता चलें और उन्हें अच्छे से समझ आए। धन्यवाद बच्चों।